हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो हमारी पिछली वीडियोस तो काफ़ी दिन पहले बनी थी, लेकिन बीच में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे। लेकिन आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने उसमें भी साथ दिया और आप सब लगातार जुड़े रहे यूट्यूब चैनल पर। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे थे, मैम आगे की वीडियोस अपलोड कीजिए, वी आर वेटिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होता है मेरे लिए आपका सपोर्ट। थैंक यू सो मच। कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो सारे इश्यूज़ सॉर्ट आउट हो चुके हैं। हमारा चैनल पे सारे वीडियोज़ को अब पब्लिश करने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो इसलिए थैंक यू सो मच। और अब मेरी आपसे प्रॉमिस है कि जो भी डेज आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर हैं, हमारे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो प्लस पॉइंट है कि उनके लिए काफ़ी टाइम बढ़ गया है, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, तो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है वो सब आपको 1 बाय 1 मिलती चली जाएंगी। हमारा ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर है, इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बची हुई हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी। और आपके एग्जाम तक फर्दर आपको सारी वीडियोस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स की तो मिल जानी है। तब तक आप प्लीज सपोर्ट कीजिए और साथ दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो, जो कि है हमारे ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के बाद, दैट इज जेनेटिक कोड। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन जैसे खत्म होता है, उसके बाद एक टॉपिक शुरू की गई है, दैट इज जेनेटिक कोड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड। मैं आप सबको पहले ही बता दूं, जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड एग्जाम होना है फरवरी में, जेनेटिक कोड एक अहम टॉपिक रहा है। हर बार जेनेटिक कोड से क्वेश्चंस आते हैं, इसके नेचर के बारे में पूछा जाता है या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड पूछा जाता है। काफी आसान टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना है और आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, now we are going to start with our fresh topic, very new topic, that is genetic code. It is genetic code. ठीक है। अब इस जेनेटिक कोड से एग्जाम में जो सवाल आता है वो है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डिस्कस, यानी कि जेनेटिक कोड की क्या खासियत है जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है। ठीक है, लेकिन खासियत पर आने से पहले, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आने से पहले हम एग्जैक्टली जान ले कि जेनेटिक कोड होता क्या है जेनेटिक कोड की प्रॉपर डेफिनेशन। तो इसके पहले आप लोगों ने ये पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम mRNA की मदद से हमारे डीएनए के जो भी कोडोन्स थे उसको हम ट्रांसक्राइब कर रहे थे और हम उसको रिसीव कर रहे थे, ताकि हम उसको एक नए अमाइनो एसिड के फॉर्म में तैयार कर सके, है ना। तो जो चीज mRNA डीएनए से जाकर रिसीव करता है, दैट पार्टिकुलर थिंग इज नोन एज जेनेटिक कोड। वही 3 लेटर का जो सीक्वेंस है, जो एक प्रॉपर अमाइनो एसिड बन जाएगा, आगे जाकर कॉपी हो जाएगा एक अमाइनो एसिड में, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात होगी जेनेटिक कोड के डेफिनेशन की और इसमें इन्वॉल्व होने वाले साइंटिस्ट की, कि कौन कौन है वो साइंटिस्ट और क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट, क्योंकि थ्योरी लिखना एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट। Okay students, now we are having the definition of genetic code and we also see the examples so that it can be cleared easily. ठीक है, तो सबसे पहले हम definition की बात करते हैं कि exactly genetic code का मतलब क्या होता है। तो it is a triplet लेटर, यानी कि ये एक ट्रिपल लेटर का सीक्वेंस होता है। ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि कोई भी कोडोन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिपल लेटर सीक्वेंस होता है। किस चीज का ये सीक्वेंस बना हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस का बना हुआ है। नाइट्रोजन बेसिस के बारे में आपको ऑलरेडी आइडियाज है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, विच इज कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और उस ट्रिपल लेटर के अंदर छुपा हुआ है कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फाइनली हमें क्या बना देना होगा, अमाइनो एसिड्स। तो क्या लिखा, विच इज कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू कोड अ पार्टिकुलर अमाइनो एसिड, जिसमें एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसको हम फाइनली एक अमाइनो एसिड के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। इसी ट्रिपल लेटर के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या दी है, जेनेटिक कोड्स आर प्रेजेंट ऑन mRNA। ऑफ कोर्स आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन में यही बताया गया था कि mRNA डीएनए से वो सारे जेनेटिक कोड्स को रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो mRNA पर ही वो जेनेटिक कोड्स होंगे। तो जेनेटिक कोड्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, mRNA पे। ये आपके एग्जाम की एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकती है। ओके,
जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, mRNA के पास एक कोडोन प्रेजेंट हो सकता है AUG। अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये AUG आखिर कौन सा प्रोटीन बनाएगा, कौन सा अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा। हमारे mRNA के पास सिर्फ ये कोडोन्स आया है। अब इसी कोड को जब हम फाइनली क्या बना लेंगे, एक प्रोटीन की शक्ल में तैयार करेंगे, एक अमाइनो एसिड बना लेंगे, दैट इज मेथियोनीन, है ना। तो हमारा जेनेटिक कोड फाइनली क्या बन गया, अमाइनो एसिड बन गया। लेकिन बीच की जो प्रोसेस है कि ये कोड जो है ये अमाइनो एसिड कैसे बना, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जो आप आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। जब हम एक कोड को ट्रांसलेट कर लेते हैं अमाइनो एसिड में तो हम उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, जो कि हमारे आगे की वीडियो है। तो देखिए 3 सीक्वेंस है यहाँ पे। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, मतलब mRNA DNA से वो ट्रिपल लेटर का सीक्वेंस रिसीव कर रहा है। ओके, अब उस ट्रिपल लेटर के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। और जब हम इस जेनेटिक कोड को फाइनली अमाइनो एसिड बना लेंगे तो देन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। एग्जाम के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन आपको डिटेल पढ़ाया गया, बीच में एक छोटी सी टॉपिक आई है जेनेटिक कोड, और फाइनली जेनेटिक कोड से हम क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड, दैट विल बी नोन एज ट्रांसलेशन। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, बहुत जल्दी आपको ट्रांसलेशन की भी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन। अब हम थोड़ी बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी की, कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बाद हम आएंगे हमारे जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज पर। ओके, अब हम बात करते हैं उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया ताकि हम आज जेनेटिक कोड को प्रॉपर्ली समझ पाते हैं, और इनकी वजह से ही जेनेटिक कोड के सारे सीक्वेंस को भी एनालाइज किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जॉर्ज गैमो। इन्होंने ही हमें ये आइडिया दिया था कि अगर 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं तो हमारे पास 4 ही नाइट्रोजन बेस है, तो उन सबको एक ट्रिपलेट में होने की जरूरत है। अगर वो एक ट्रिपलेट में होते हैं तो जाकर ही हम हमारे 20 अमाइनो एसिड्स को बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 का क्यूब, यानी कि ये चारों नाइट्रोजन बेस अगर ट्रिपलेट में है तो ही जाकर हमें टोटल 64 कोडोन्स मिलेंगे, और 64 कोडोन्स की मदद से काफी आसानी से हम 20 अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका 4 को एक सिंगल में रखते तो हमें सिर्फ 4 कोडोन्स मिलते, तो 4 कोडोन्स से 20 अमाइनो एसिड बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, 4 स्क्वायर करते हैं, तो हमें मिलता सिर्फ 16 कोडोन, और 16 कोडोन से 20 अमाइनो एसिड बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए फाइनली इन्होंने सेट किया कि हमारे जो चारों नाइट्रोजन बेस हैं वो होंगे ट्रिपलेट में, तो जाकर हमें टोटल मिलेंगे 64 कोडोन्स, जिनसे आसानी से हम 20 अमाइनो एसिड्स बना भी सकते हैं, और कई बार हम अमाइनो एसिड्स को कॉपी भी कर सकते हैं, वो रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए जॉर्ज गैमो ने ही हमें ट्रिपलेट का आइडिया दिया था। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो, जिन्होंने ट्रिपलेट सीक्वेंस बताया। दूसरे हैं हरगोबिंद खुराना, इन्होंने हमें आइडिया दिया कि जो भी नाइट्रोजन बेस है हम उसे आरएनए के अकॉर्डिंग भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इन्होंने हमें होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स के बारे में बताया। होमोपॉलीमर्स का मतलब होता है कि जब सेम नाइट्रोजन बेस की फैमिली, जैसे प्यूरिन्स ही एक साथ कॉम्बाइन होकर या सिर्फ पायरिमिडिन्स ही एक साथ कॉम्बाइन होकर कोई कोड बना रहे हैं और कोई अमाइनो एसिड बना रहे हैं, तो उन्हें हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं। लेकिन कोपॉलीमर्स का मतलब होता है कि जब प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों मिलकर, दोनों अलग अलग तरह के जो बेसेस हैं वो दोनों मिलकर कोई एक ट्रिपलेट सीक्वेंस बना रहे हैं, तो हम उसको कोपॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद बारी आई निरेनबर्ग की, तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल के बाहर भी हो सकता है। जैसे हम सबको पता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम करता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स राइबोसोम्स बनाते हैं, सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं, लेकिन इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि सेल के बाहर भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, प्रोटीन को आउटसाइड सेल भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और लास्ट में सिवेरो ओक्वा, इन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसके पॉलीमराइजेशन के लिए, आरएनए पॉलीमर्स बनाने के लिए एंजाइम्स चाहिए होगा, और उन्होंने एक एंजाइम्स के बारे में सजेशन दिया, दैट वाज
पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम की मदद से हम पॉलीमर्स बना सकते हैं। ओके, तो ये तो थे हमारे साइंटिस्ट। सबसे पहले हमने किया है जेनेटिक कोड का डेफिनेशन और बेसिक बातें, उसके बाद हमने साइंटिस्ट के बारे में स्टडी कर लिया। साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशंस में अक्सर आते रहते हैं और साथ ही ये आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला टारगेट है कि हम हमारे जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज को जाने और हम ये देखेंगे कि कैसे 64 कोडोन्स को ऑब्टेन किया गया है, क्या है उसकी ट्रिक, कैसे आप 64 कोडोन्स आसानी से अपने कॉपी में लिख सकते हो। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। अब ये है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी एग्जाम में आता है कि व्हाट आर जेनेटिक कोड, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले आप जेनेटिक कोड की डेफिनेशन लिखेंगे जो आपको लिखाई जा चुकी है। उसके बाद आप वहां से साइंटिस्ट में से सिर्फ एक नेम जॉर्ज गैमो का इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद आपको ये सारी प्रॉपर्टीज लिख देनी होंगी। तो यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, हम वो देखते हैं। द कोडोन इज ट्रिपलेट। बार बार ये बात आती है कि कोडोन ट्रिपलेट होगा, यानी कि कोई भी 3 लेटर ही एक साथ आप लिख सकते हैं, है ना। इन विच 61 कोडोन्स ओनली कोड फॉर अमाइनो एसिड। टोटल 64 कोडोन्स बन रहे थे, आपने ट्रिपलेट में देखा 4 का क्यूब करने पे 64 आ रहा था, जिसमें से सिर्फ 61 ही कोडोन्स है जो कोई अमाइनो एसिड बना सकते हैं। उसमें से 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनाते, और जब वो अमाइनो एसिड नहीं बनाते तो उनको हम या तो नॉनसेंस कोडोन या तो स्टॉप कोडोन कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉप कोडोन्स के लिए मैंने आपके लिए यहां पर ये 3 स्टॉप कोडोन इसलिए लिख दिया ताकि एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स ऑफ स्टॉप कोडोन। आपको 3-3 करके सेट्स बना कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि स्टॉप कोडोन कौन है। तो ये एग्जैक्ट है, यही तीनों है बस जो कोई भी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारी है अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक, यानी कि 1 कोडोन कोड्स ओनली 1 अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक कोडोन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड बना सकता है। जैसे अगर AUG है तो वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, दैट इज मेथियोनिन। एक कोड का ट्रिपलेट कोई एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, इसको ही हम कहते हैं स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगस। ओके, नेक्स्ट है डीजेनरेट, यानी कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा कोडोन्स बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दिस, सेकेंड लाइन की जस्ट ये अपोजिट है कि इसमें जैसे एक अमाइनो एसिड बन रहा है वैलिन, तो उसको बनाने के लिए एक से ज्यादा कोड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये वैलिन की फॉर्मेशन हम एक से ज्यादा कोडोन्स को लेकर कर सकते हैं। इस नेचर को हम कहते हैं डीजेनरेट नेचर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारी ये है कि ये कॉमालेस और यूनिवर्सल होते हैं, मतलब आप इन कोडोन्स के बीच में कॉमा का यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या होंगे, कॉमालेस होंगे। और सिर्फ कॉमालेस ही नहीं, हम यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं कर सकते। जैसे GUG के बीच में ना तो हम डैश यूज कर सकते हैं, ना ही हम स्लैश यूज कर सकते हैं, कोई भी पंक्चुएशंस हमें यहाँ पर यूज नहीं करनी होती हैं। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारे अकॉर्डिंग टू NCERT दी गई है जेनेटिक कोड की, वो हमारे एक स्पेशल कोडोन AUG को लेकर दी गई है। बताया गया है कि AUG जिस अमाइनो एसिड को फॉर्म करता है उसका नाम है मेथियोनिन, और इसके अलावा AUG हमारा इनिशिएटर कोडोन भी है। क्या मतलब है इनिशिएटर कोडोन का, ये आपको ट्रांसलेशन में जरूर पता चल जाएगा। इनिशिएटर कोडोन का मतलब होता है कि सबसे पहले इस कोडोन की एंट्री के बाद ही हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे AUG के बाद ही हमारा ट्रांसलेशन शुरू होता है। ट्रांसलेशन बिगिन होता है जब AUG tRNA के साथ अटैच होकर राइबोसोम्स में एंटर करते हैं, उसके बाद ही हमारा ट्रांसलेशन शुरू होता है। यानी कि
ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले इनिशिएटर की जरूरत है और हमारा AUG जो है वो इनिशिएटर है। अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आपसे एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती रही है और पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन इज इनिशिएटर और स्टार्ट कोडोन। एक और चीज, कई बार एग्जाम में इनिशिएटर नहीं लिखकर इसके लिए एक नया टर्म यूज होता है, दैट इज स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन हो या इनिशिएटर हो, आपका आंसर AUG होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे 5 पॉइंट्स जो हमारे जेनेटिक कोड से हो गए रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हाउ वी कैन सिंथेसाइज द जेनेटिक कोड और 64 कोडोन्स। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोसेस ऑफ हाउ वी कैन राइट द 64 कोडोन्स प्रॉपर्ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू हैव द जेनेटिक कोड्स। कैसे हम इस जेनेटिक्स कोड्स को अरेंज करेंगे, कैसे हम इस जेनेटिक कोड से 64 कोडोन्स बनाएंगे फ्रॉम द सेट्स ऑफ 4th। तो देखते हैं कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट लेटर लेना होता है, दैट इज U। उसके बाद हम सेकेंड पोजीशन, ये है हमारी सेकेंड पोजीशन, वी कैन राइट हियर ताकि आप समझ सको, ये हमारी सेकेंड पोजीशन है। फिर सेकेंड पोजीशन का फर्स्ट लेटर हम लेते हैं और उसके बाद बारी आती है हमारे थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन का फर्स्ट लेटर जो है वो हम लेते हैं, दैट इज U। ये हो गया हमारा पहला कोड। ठीक उसी तरह से दूसरा कोड भी अगर बनाना है तो पहले आप फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट लेटर लेंगे, सेकंड पोजीशन का फर्स्ट लेटर लेंगे और फिर थर्ड पोजीशन का भी फर्स्ट लेटर लेंगे। ओके, ठीक उसी तरह से तीसरा कोड भी आपको इसमें बनाना है। एक बॉक्स के अंदर आपको 4 कोडोन्स बनाने होते हैं। तीसरे कोड के लिए भी फर्स्ट लेटर लेंगे U, सेकेंड लेटर इज U एंड देयर थर्ड लेटर इज A। ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा जो होगा दैट इज U, सेकेंड U एंड फोर्थ वन विल बी G। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स के अंदर टोटल 4 कोडोन्स बनाए हैं। तो ये टोटल 16 बॉक्स है। 16 बॉक्सेस के अंदर हम इजिली 64 कोडोन्स लिखकर एग्जाम में दिखा सकते हैं इफ देयर इज नेसेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट 4 कोडोन्स रेडी हो चुका है। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर सेकंड कोड आपको बनाना है, सेकंड बॉक्स बनाना है तो भी आप बना सकते हो। तो चलिए हम एक लास्ट बॉक्स बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन से हम लेंगे लेटर G, सेकेंड पोजीशन का पहला लेटर लेंगे दैट इज U और हमारा थर्ड पोजीशन का जो पहला लेटर है दैट इज U। वी विल टेक GUU। उसी तरह से सेकेंड कोड्स बनाना है तो सबसे पहले हम लेंगे G, सेकेंड पोजीशन से भी हम लेंगे U और थर्ड पोजीशन से हम लेंगे हमारा सेकेंड लेटर दैट इज C। ठीक उसी तरह से अगला पोजीशन भी आप बना सकते हो G एंड इट इज U एंड इट इज A एंड लास्ट वन इज G, U एंड लास्ट वन इज G। तो यहाँ पे ये चारों सेट फिर से आपके रेडी हो गए। तो इसी तरह से 4 नाइट्रोजन बेसिस को अलग अलग सेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके हम टोटल 64 कोडोन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू दिस वेरी वेल और आप प्लीज कॉपी में ये सारे 64 कोडोन्स जरूर बना ले। मेरे साथ साथ जैसे वीडियोस देख रहे हैं आप एक रफ कॉपी रखें और ताकि वहां पे आप साथ बना ले मेरे। और ये टोटल कोडोन्स कंप्लीट करने के बाद आपकी ये टॉपिक हो जाएगी पूरी, दैट इज जेनेटिक कोड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड ऑल्सो सपोर्टिंग अस वेरी वेल। थैंक यू। Soon we will go with the second video. Till then, please share and subscribe the channel as much as you can. Thank you.